अच्छा बच्चों, मैं जो अभी ना थोड़ी सी काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में हर्डल ज़ेर बहस आ रही है। कंटेनर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, इनको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, स्टैक क्या चीज़ है। काफ़ी बच्चे यूज़र इंटरफेस तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो ब्लाइंडली क्रिएट कर रहे हैं। सीनियर्स के काफ़ी बच्चों को चीज़ों की समझ है लेकिन मैं बेसिक से चीज़ें दोबारा थोड़ी सी बताना शुरू करूंगा। उससे ये है कि जो जूनियर्स हैं उनके भी काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ जो है वो क्या कहते हैं, जो सीनियर्स के कंसेप्ट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सीनियर्स के क्या कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर होने वाले हैं, उसमें डेटेक्स की काफ़ी हद तक समझ, इनिट स्टेट, स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल, स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल, स्टेटफुल विजिट तो सुना है आपने, ठीक है, स्टेटलेस विजिट तो सुना है लेकिन स्टेटलेस विजिट का लाइफ साइकिल या स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल ये क्या चीज़ है इसका आपको नहीं पता। ऐप का लाइफ साइकिल इसका आपको नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक नो हाउ दूंगा जिससे आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में क्रिएट होगा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों का क्या रोल होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। देखो मैं यहाँ पर लिख लूँ फ्लटर डेवलपमेंट। हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने एप्स बनानी है मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए। वो मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, वो टैब की स्क्रीन हो सकती है, ठीक है, वो आपका डेस्कटॉप की स्क्रीन हो सकती है, या फिर वो जो है आपका मोबाइल, टैब, डेस्कटॉप में ही वेब आ जाएगा, वो वेब की स्क्रीन हो सकती है। या फिर अगर आप अल्लाह आपका भला करे, अगर आप वॉच डेवलपमेंट पर जाते हो तो फ्लटर के जरिए आपकी वॉचेस की जो डेवलपमेंट होती है वो भी इसके जरिए आप iOS की एप्लीकेशंस, जो iOS की वॉच एप्लीकेशंस होती हैं वो आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा मकसद इंतहाई वाज़ेह है कि हमने फ्लटर के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए इन सारी स्क्रीन्स के लिए एप्लीकेशंस बनानी है। ये बात तो तय होगी, यहाँ तो किसी को कोई सवाल नहीं होगा। अच्छा, हम ये जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं फ्लटर के थ्रू डेवलप करते हैं, इसका बाकायदा तौर पर आप एक फोल्डर जो है वो डाउनलोड करते हो SDK के नाम से, करते हो ना डाउनलोड, और वो कहाँ पर रखते हो आप C ड्राइव में रख लेते हो किसी भी फ्लटर के फोल्डर में, और अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर बाकायदा तौर पर बिन तक का पाथ देते हो। क्यों? क्योंकि बिन के अंदर आपकी एक फाइल पड़ी होती है फ्लटर एग्जीक्यूटेबल की, जो कि आपकी फ्लटर की कमांड्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। समझ आइए? अगर किसी को नहीं समझ आई यहाँ तो कोई बात तो पूछ ले। वहां पर इस बिन के अंदर बकायदा तौर पर एक फाइल पड़ी होती है फ्लटर की, अगर आप जाकर देखोगे ना flutter.exe के नाम से, ये वो फाइल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी सारी फ्लटर की कमांड्स रन करने के हवाले से। लाइक जो आप कमांड रन करते हो ना, फ्लटर वर्जन कमांड रन करते हो ना, फिर आप फ्लटर की पबगेट कमांड रन करते हो, ये जो फ्लटर की कमांड्स रन हो रही हैं ये किस फाइल की बदौलत हो रही हैं? ये जो बिन के अंदर flutter.exe के नाम की फाइल पड़ी हुई है इसकी बदौलत ये आपकी सारी टर्मिनल के अंदर कमांड्स रन हो रही होती है। अगर आप इस फाइल का पाथ जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में से खत्म कर दो तो फिर ये आपकी कमांड्स रन नहीं होगी। जी बेटा पूछो। ये जो फाइल है इसके पीछे कोडिंग, जी बिल्कुल, इसके पीछे जो कोडिंग की हुई है ये मैं आपको वही बताने लग रहा था कि SDK के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है ना, SDK के अंदर फाइल पड़ी है ना, ये SDK जो आप वो flutter.dev से डाउनलोड करते हो, तो ये जो SDK है ये किसने बनाया? ये गूगल डेवलपर्स ने बनाया। तो गूगल के जो लोग हैं उन्होंने इस फाइल के अंदर सारी कोडिंग को करके इसकी एग्जीक्यूटेबल एक बना दी है। सही है? एग्जीक्यूटेबल क्या होती है? लाइक आप देखते हो ना GTA वाइस सिटी एक गेम है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, लेकिन एक फाइल ऐसी होती है जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो आपकी GTA वाइस सिटी स्टार्ट हो जाती है। यानी वो जो एग्जीक्यूटेबल जो एक फाइल होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी सारी फाइल्स के ऊपर, उस फोल्डर के अंदर। उस सारी फोल्डर का जो रिजल्ट होता है ना वो उस एक डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर पड़ा होता है। वो एग्जीक्यूटेबल नाम से जाहिर है एग्जीक्यूटेबल, ये मतलब ये जो सारी आपने फाइल्स बनाई हुई है ना, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये वाली फाइल करेगी।
वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसकी भी डॉट एक एग्जीक्यूटेबल होती है उसके फोल्डर में। आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, उसको भी रन करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल होती है। वो बेसिकली जो एग्जीक्यूटेबल होता है ना, वो आपके उस सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शन को रन करता है। आप भी जो फ्लटर एप्स बनाओगे, जब आप इसकी डेस्कटॉप वर्जन निकालोगे, तो आपकी बकायदा आपकी भी एप्स की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। उसको आप क्लिक करोगे तो आप, अगर आपने वो फ्लटर के जरिए ऐप गेम बनाई हुई है, तो आपकी गेम चल पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो मकसद बात करने का ये है कि जो .exe फाइल है आपकी बिन के अंदर जो पड़ी हुई, उसकी बदौलत आपकी ये सारी कमांड्स रन हो गई। ठीक हो गया? तो ये हमारी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने एप्स बनानी है, और एप्स बनाने के लिए हम फ्लटर के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्लटर का फ्रेमवर्क एसडीके की सूरत में आपकी सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ। ये बात वाज़ेह है, बहुत ही बेसिक बात। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं कि यार ठीक है जी, हमारे पास एसडीके आ गई, हमने एसडीके डाउनलोड कर लिया, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया। अब हम ये जो इसके अंदर रो लगा देते हैं, स्कैफोल्ड लगा देते हैं, कॉलम लगा देते हैं, कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी क्या चीजें, इसकी समझ नहीं आती। तो इस चीज को पहले तो आपको पता है, हमने इसके साथ साथ सबसे पहले हमने कौन सी लैंग्वेज सीखी? डार्ट लैंग्वेज सीखी। उसके अंदर हमने वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग की जुबान में बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हमने सीखा। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखी, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखी, यानी जो आपकी इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट्स थी, वो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में वो सारी आ जाती है। फिर हमने लूप्स सीखी, लूप्स के अंदर आपकी वो सारी चीजें आ जाती है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप, ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर इन लूप्स के अंदर हम कुछ और कांसेप्ट्स यूज करते हैं, जैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने डार्ट लैंग्वेज के अंदर ही बाकायदा तौर पर क्या सीखी? क्लासेस के कंसेप्ट सीखे, जो कि दरअसल क्या है जी? ऊप के कंसेप्ट्स। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो प्रोग्रामिंग करें, जो हमें सॉफ्टवेयर बनाए, वो हम रियल वर्ल्ड की सिनेरियो को अडॉप्ट करते हुए बनाए। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्लासेस? ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तवस्सुत से आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो वो रियल वर्ल्ड के करीब तरीन हो जाते हैं। जैसे कि हमने कार की क्लास बनाई, अब जाहिर सी बात है कार की कुछ खसूसियात होंगी, कुछ उसके काम होंगे, हमने उसको क्लास की शक्ल दे दी। कार की कुछ खसूसियात होंगी, कुछ उसके काम होंगे। कार की खसूसियात क्या है? उसके वेरिएबल्स, उसके डब्बे, कार उसका कलर, उसका नाम, उसका आईडी, उसके नंबर ऑफ टायर्स, उसकी वो लेटेस्ट मॉडल है या नहीं, बूलियन प्रॉपर्टी, इज लेटेस्ट और नॉट, ये कार की सारी क्या आ गई? प्रॉपर्टीज आ गई। फिर हम उसके फंक्शंस बना दिए कि स्पीड इसकी तेज हो सकती है, इसका काम है, स्पीड इसकी कम हो सकती है, ब्रेक लग सकती है, टर्न कर सकता है, लेफ्ट राइट, ये सारा टर्न कर सकता है, ये इसके सारे क्या है? फंक्शंस। तो हमने ऊप के कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कार को रियल वर्ल्ड के मायनों में अपनी एप्लीकेशन में बनाने का तसलसल शुरू कर दिया। ये बेसिकली ऊप आपकी इस्तेमाल होती है। तो ये डार्ट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप में से जो बच्चों को समझ, इसमें से तो मोस्टली बच्चों को सारी चीजें समझ आ गई है, लेकिन जहां पर आप बच्चे सारे अड़ रहे हो, जो बिगिनर्स हैं, जहां पर अड़ रहे हैं, जो जहां पर उनका जहन रुक रहा है कि सर हमने जो है ना वो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, हमने जो है फ्लटर एसडीके जो है वो भी इंस्टॉल कर लिया, अब हमारे पास बाकायदा तौर पर फर्स्ट जो है ना काउंटर एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर प्लस का बटन है और यहाँ पर वो 1 2 3 4 सारा चेंज भी हो रहा है, यहाँ तक सारा समझ आ गया है। लेकिन जो आगे आप बाकायदा तौर पर यहाँ पर ऐप बार बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 निशान आ गए, यहाँ पर ऐप बार का टाइटल आ गया, यहाँ पर आप जो है वो इस जगह पर आप बाकायदा तौर पर इस तरह नीचे यहाँ पर बटन्स बना रहे हैं, 1 2 3, इसके अंदर जो है वो पर्सन का बटन है, इसके अंदर जो है वो अपना होम का बटन है, नहीं पर्सन का बटन मोस्टली, यहाँ पर आपका होम का बटन आ जाता है, यहाँ पर आपके पर्सन का बटन आ जाता है, जो कि जिसमें आपका क्या होता है जी? प्रोफाइल होता है।
यहाँ पर आपका सेटिंग कैटलॉग कह लें आप, मतलब ये इतना जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस है उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है ना क्या कहते हैं उसे, कार्ड का क्या आइकन था, ऐसे ही कुछ होता है सॉरी आइकन थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये मैंने डालो। ठीक है, ये इसका कार्ड का आइकन आ गया। और फाइनली अगर आपने ये ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है तो इसके अंदर ऑर्डर्स होते हैं, तो ऑर्डर्स को हम ओ से बिलफर्ज डिफाइन कर देते हैं सरल। तो इस तरह के 4 आइकन रहते हैं। तो ये किस तरह से बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, ये आप लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होता है। तो बेटा हम फ्लटर के अंदर जो भी सारी डेवलपमेंट करते हैं स्टार्ट बिल्कुल डार्ट की तरह ही करते हैं। डार्ट लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते हो जी, एक मेन का आपका फंक्शन बना हुआ होता है, उस मेन के फंक्शन में आप जो है प्रिंट करवा देते हो माई नेम इज बिलाल। लेट्स से मैंने ये प्रिंट करवाया, जिस तरह डार्ट के अंदर होता है, आप इसको जब रन का बटन प्रेस करोगे तो कंसोल के ऊपर क्या शो होगा, माय नेम इज बिलाल। लाइकवाइज आप ने जब एप्लीकेशन बनानी है तो आपने मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक विजेट बनाना है और मेन फंक्शन में उस विजेट का हवाला देना है। मार्क माय वर्ड, आपने एक विजेट बनाना है और उस मेन फंक्शन में उस विजेट का हवाला देना है। वो जो फर्स्ट विजेट जिसका आप हवाला दोगे वो आपका रूट विजेट कहलाएगा, और उस रूट विजेट से आगे आपका विजेट ट्री बनता जाएगा, विजेट ट्री बनता जाएगा। तो मिसाल के तौर पर फंक्शन के अंदर अभी आपने कुछ नहीं लिखना, यहां पर आपने एक विजेट बनाना है। लेट्स से आप एक विजेट बना रहे हैं स्टेटलेस विजेट, सबसे पहला विजेट। अब यहां से अगली कहानी शुरू करने से पहले एक बात तो अभी तक आपने मेरे मुझसे सुनी है कि भाई विजेट बड़ा जरूरी है, विजेट से ही आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी। ये लफ्ज भी आपने मेरे मुंह से सुना कि भाई आप मेन फंक्शन में एक विजेट बनाओगे। लेट्स से हम उस विजेट का नाम रख देते हैं माई होम विजेट, माई होम विजेट, और यहां पर मैं लगाता हूं सेमीकोलन। इस विजेट को रन करने के लिए हमारे पास एक बना बनाया बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद होता है, उसे बोलते हैं रन ऐप फंक्शन। उस रन ऐप फंक्शन की बदौलत आपका ये फर्स्ट विजेट रन होगा। अभी विजेट क्या है ये भी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इस विजेट को रन करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है रन ऐप, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, सही है। ये फंक्शन के तहत आपका ये जो फर्स्ट विजेट है ना ये रन होगा। अब ये विजेट है क्या, आपकी एप्लीकेशन में हर चीज विजेट, आपकी ये पूरा फ्रेम जो है ना ये विजेट है, ये जो टेक्स्ट है ये विजेट है, ये ड्रॉअर स्क्रीन के लिए बेसिकली ये आइकन यूज होता है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो बकायदा तौर पर साइड से ड्रॉअर स्क्रीन खुल जाती होती है, वो भी अपने आप में एक विजेट है। ये आपको बॉटम पर ये जो सारी कहानी नजर आ रही है, इतने आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये बॉटम नेविगेशन बार कहलाती है, ये भी एक विजेट है। आपकी एप्लीकेशन में जो सारी स्क्रीन यूज होती है वो सब के सब विजेट्स होती है। ये ऐप बार है, उसको साइड से स्लाइड करके खोलने का ऑप्शन है। कौन सा? साइड से ऐसे क्लिक करके स्लाइड करके साइड से स्वाइप करने और डॉट खुल जाए, टैब बार वाला। मैंने आपको बना के दिखाया नहीं था बेटा, डॉट्स के ऊपर जब हम क्लिक करते थे ये यूआई के अंदर बना हुआ है। भारत ये तो बाद की बात आ रही है ना, अभी इसमें जो चीज आपसे को मैं बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आपने करना, ये आपने वो क्वेश्चन किया है जो बहुत बाद का है। तो अभी हमने बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं विजेट के मुतालिक। अभी हमारी सारी जो स्टोरी इस टाइम चल रही है कि विजेट दरअसल क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीज विजेट है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिखना है तो आपको टेक्स्ट का विजेट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में इमेज दिखाना है तो आपको इमेज का विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में वीडियो दिखानी है तो आपको वीडियो का विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अगर आपने जो है वो
स्लाइड शो दिखाना है, पिक्चर्स का स्लाइड शो दिखाना है, तो आपको एक और विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने इंटरनेट से वीडियोस डाउनलोड करनी है तो आपको एक और विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारे विजेट्स हैं जिनमें से हर विजेट का अपना अपना एक काम है, और जो आपकी एप्लीकेशन है वो बजाते खुद मुकम्मल की मुकम्मल एक विजेट है। और हर विजेट दो किस्म के होंगे, हर विजेट दो किस्म के होंगे। एक विजेट होता है स्टेटलेस और एक विजेट होता है स्टेटफुल। ये दो विजेट्स होते हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। और स्टेटफुल विजेट में कौन कौन से विजेट्स आ जाते हैं? वो विजेट्स जो कि चेंज हो सके, जो कि अपनी सूरत बदल सके। जो सूरत ना बदल सके उनको हम स्टेटलेस विजेट कहते हैं। जैसे बचपन में आपने शायद वो कार्टून चला करते थे, एक बंदा था वो कई शक्लें धार लेता है, सही है। जो बंदा ज्यादा सारी शक्लें धार ले, अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में बदल ले, वो स्टेटफुल विजेट है। और जो बंदा अपने आप को एक ही उसकी स्टैटिक शक्ल रहे, गुस्सी हुई, ठीक है, जैसा हर टाइम लड़ा हुआ किसी के साथ, एक ही शक्ल उसकी रहे, कभी हंसे ना, वो क्या है? स्टेटलेस। और स्टेटलेस प्रोग्रामिंग की जुबान में कौन कौन से विजेट्स हैं? जैसे कि टेक्स्ट है, ये एक स्टेटलेस विजेट है। स्क्रीन के ऊपर अगर बिल्कुल मैंने बिलाल लिख दिया, अब इसके ऊपर मैं जितनी मर्जी दफा क्लिक करूं इसकी सूरत हाल नहीं बदलेगी। लेकिन अगर इसकी जगह मैं एक ऐसा चेक बॉक्स लगा देता हूं जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो टिक का बटन आ जाए, और अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये दोबारा खाली हो जाए। तो ये क्या कर रहा है? अपनी शक्ल क्लिक के ऊपर चेंज कर रहा है। तो मुझे अगर ऐसा विजेट चाहिए होगा जिसको मैंने डायनामिकली चेंज करना हो तो मैं स्टेटफुल विजेट इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा विजेट चाहिए हो जिसकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी तो मैं स्टेटलेस विजेट इस्तेमाल करूंगा। तो हम स्टेटलेस पर स्टेटफुल क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि स्टेटफुल विजेट आपकी मेमोरी थोड़ी ज्यादा खाता है। अगर आपको पता हो कि मेरे इस विजेट के अंदर कोई भी स्टेट चेंज होने के खदशात है ही नहीं, तो आप हमेशा स्टेटलेस विजेट इस्तेमाल करो, उससे आपकी रैम कंज्यूम नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी एप्लीकेशन रैम नहीं खाएगी तो एप्लीकेशन फास्ट होगी, एप्लीकेशन फास्ट होगी तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपकी एप्लीकेशन के मुसलसल उसके मोबाइल पर इंस्टॉल रहने के चांसेस हैं। अगर उसके बाद इंस्टॉल रहेगी तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन पर एड्स लगाई हुई है तो आपको मुसलसल पैसे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल, सही है। तो देख रहे हो स्टेटलेस और स्टेटफुल की कहानी कहाँ तक जाती है। इसलिए आप जब भी पूरी एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो आपको मुख्तलिफ जगह पर, हर जगह पर विजेट से बनाने पड़े, और विजेट बनाते हुए आपने खुद तय करना है कि मेरा इस विजेट की सूरत हाल मैंने बदलनी है या नहीं, ठीक है। जब हम स्टेटलेस बनाते हैं, इसके अंदर स्टेटफुल बनाने के लिए स्टेटफुल बनाते हैं, उसका क्या होता है? स्टेटलेस के अंदर हम स्टेटफुल, स्टेटलेस में वो जो आता है पहले खुद ही डिवेलप करते हैं, उसके जब मटेरियल एप्लीकेशन के उसके अंदर दूसरी क्लास का नाम लिखते फिर वो स्टेटफुल क्लास बनते हैं। होम के अंदर जो देते हैं ना नाम, वो स्टेटफुल के अंदर लिखते हैं। होम के अंदर नहीं बेटा, आप चाहे तो पहली जो आपकी क्लास है आप उसको स्टेटलेस भी दे सकते हैं। या मैं आपका क्वेश्चन करेक्टली पिक नहीं कर पा रहा, पता नहीं पूछना क्या चाह रहे हैं। सही, पहले जो हमें ये रन ऐप हैं वो उसके वो स्टेटलेस उसके अंदर मटेरियल ऐप में फिर वो टाइटल फिर उसके अंदर जो नाम लिखी फिर वो दोबारा जो नीचे दोबारा बनाएंगे क्लास को स्टेटफुल। हाँ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले स्टेटफुल ले लो बाद में स्टेटस ले लो, लेकिन हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट ऐप है उसकी तो हमने कोई सूरत हाल बदलनी है ही नहीं। जो हमारा रूट विजेट है, ये जो हमारा माई होम विजेट है, ये भी मैं आगे बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आगे जाऊंगा तो फिर वो उन बच्चों की जरा कंफ्यूजन होगी। लेकिन आपकी बात का जवाब ये है कि आप किसी भी टाइम पर कोई भी विजेट इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे तो अपनी सारी ऐप में स्टेटफुल इस्तेमाल करो, नो टेंशन, ठीक हो गया। आप स्टेटलेस से स्टेटफुल विजेट पर चले जाओ, स्टेटफुल से स्टेटलेस पर चले जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। तो ये दो विजेट है। अब मुझे उम्मीद है कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट की आपको समझ आ गई होगी। तो अब जो हमने अपनी एप्लीकेशन की बुनियाद रखनी है, बुनियाद रखने के लिए ना हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा, ये बात बताने से पहले आपने
बल्कि अपने जहन में ये बना लें कि हमें पता है कि हमने माई होम की एक क्लास नीचे से बनाई हुई थी जिसका नाम था माई होम, और ये हमने स्टेटलेस विजेट बनाई थी। तो स्टेटलेस विजेट इसको बनाने के लिए हमें पता है कि हमें इसको स्टेटलेस विजेट का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम यहाँ पर एक्सटेंड्स का लफ्ज लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे स्टेटलेस लिख के उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ तक हमारी ब्रैकेट लग जाएगी, और यहाँ पर हम चाहे तो वेरिएबल्स बना सकते हैं, और यहाँ पर हम अपना बकाया तौर पर बिल्ड फंक्शन लिखेंगे। ये आपको पता है ना कि स्टेटलेस विजेट का और स्टेटफुल विजेट का पता तो नहीं है, बल्कि यही आपके लिए चीज कंफ्यूजन का बायस बनती है, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट के अंदर एक मेथड होता है बिल्ड मेथड। या आपने देखा है, आपको ये भी कंफ्यूजिंग करोगे, पता नहीं ये क्या बना, ये क्या चीज है, क्यों लिखी हुई है, या इसका क्या मकसद है, अजीब लगता है। तो इस मेथड का काम होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके विजेट्स को बिल्ड करना। ये बाय डिफॉल्ट आपको दोनों ये कह लो कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में ये लाजमी डिफाइन करना होता है, ये कंपलसरी है। अगर आप उसका बिल्ड मेथड मिस कर जाओगे तो आपको कंपाइलर पर पहला तौर पर एरर देगा। और इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या है, ये आपके तमाम विजेट्स को स्क्रीन के ऊपर पेंट करने के लिए काम है, ठीक है। ये बिल्ड मेथड, अब इस बिल्ड मेथड के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूं रिटर्न कर दो जी टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ हो बिलाल। तो इस एप्लीकेशन के तवस्सुत से जो पहला विजेट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा वो यहां पर ना, ये मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकले। ये मैं जरा इस अंदाज में बता रहा हूं कि सीनियर्स के भी थोड़े से जो कंसेप्ट्स हैं ना, जो कि अभी इतने क्लियर नहीं है, वो इससे क्लियर हो जाएंगे। अभी यहां पर देखो, मैंने सिर्फ लिखा है ना रिटर्न बिलाल। मेरा जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूंगा तो मेन मेथड रन होगा, मेन मेथड से सीधा वो होम विजेट में जाएगा। होम विजेट किस टाइप का है, स्टेटलेस का, कोई और मेथड रन नहीं होगा, सीधा बिल्ड मेथड रन होगा। और बिल्ड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बिलाल। तो सीधा सीधा मेरा यहाँ पर क्या लिखा नजर आ जाएगा, ऐसा करके बड़ा सारा बिलाल क्या ओवरराइड, बिल्कुल ओवरराइड आएगा। और ओवरराइड का मतलब क्या होता है, तो ये जो बिल्ड मेथड है ना, ये आपकी स्टेटलेस को आप एक्सटेंड कर रहे हो। स्टेटलेस बाकायदा तौर पर एक क्लास है, क्या है, क्लास है। और ये जो क्लास है इसके अंदर बिल्ड मेथड लिखा हुआ है। अगर आप जाकर इस स्टेटलेस के ऊपर कंट्रोल करके क्लिक करोगे ना, तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा उस क्लास के अंदर ये बिल्ड मेथड। और आप इस ओवरराइड के जरिए क्या कर रहे हो कि भाई स्टेटलेस विजेट का बिल्ड मेथड यूज नहीं करना, मेरी इस क्लास का, माय होम की क्लास का बिल्ड मेथड आपने यूज करना है। और जैसे ही आप बिल्ड मेथड के ये रन करोगे तो साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर ये लिखा नजर आएगा। लेकिन अब यहां तक चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं कि आपका बेसिकली ये मामला रन कैसे हो रहा है, समझ आया। तो आगे चलते हैं। अब ना जैसे आप ये टेक्स्ट लिखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है ना यहाँ पर एरर देना शुरू कर देगा, रेड लाइन देना शुरू कर देगा। क्या रेड लाइन देगा कि भाई एक लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट करना जरूरी है, एक लाइब्रेरी है जो कि इंपोर्ट करना जरूरी है। और वो कौन सी लाइब्रेरी है, material.dart। ये आपके फ्लटर के एसडीके में material.dart के नाम की एक फाइल है जिसके अंदर आपके ये टेक्स्ट, कॉलम, रो, स्टैक, ये तमाम विजेट्स की डिटेल्स गूगल के डेवलपर्स ने लिखकर रखी हुई। किस फाइल में रखी हुई, material.dart। यहाँ पर आप जैसे इस पर रेड लाइन आएगी, आप उसके ऊपर होवर करोगे, आपको ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो कहेगा कि ये फाइल जो है इंपोर्ट करें। कौन सी फाइल इंपोर्ट करें जी, पैकेज फ्लटर
स्लैश मटेरियल डॉट डार्ट। इस फाइल को आप इंपोर्ट करोगे और आपका टेक्स्ट से जो है वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे आप मटेरियल डॉट डार्ट करोगे ना इंपोर्ट, तो इसके साथ ही आपको बल्कि जब आप ये कोड रन करोगे तो एक और एरर वो देगा, एक और एरर भी देगा कि आपने जैसे ये टेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर रन करोगे तो आपको रेड स्क्रीन नजर आएगी, लिखा हुआ होगा कि मटेरियल ऐप विजेट नॉट फाउंड, एंसेस्टर में मटेरियल ऐप विजेट नॉट फाउंड। आप इसको आया एरर बड़ी बार है मटेरियल ऐप में क्यों एरर है? मटेरियल ऐप क्योंकि कोई भी ऐसा विजेट अभी आपने इसके पेरेंट में यूज नहीं किया अच्छा वो मटेरियल जो कि Material। आपकी एप्लीकेशन की फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है फ्लटर के मुताबिक। क्या है वो कह रहा है कि कम से कम कोई मटेरियल ऐप का विजेट लाजमी यूज करें, या तो आप स्कैफोल्ड यूज कर दें डायरेक्टली, या फिर आप जो है वो मटेरियल ऐप ही बजाते खुद एक विजेट है वो यूज करते हैं। जब आप ये पीछे पूरा मटेरियल ऐप लिख देंगे तो इसके अंदर सारे अगले विजेट्स मौजूद हैं। इधर से आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और होम के अंदर आप अपने पहली विजेट का हवाला देंगे। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप का जो ये कह लें कि मटेरियल ऐप एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे विजेट्स अवेलेबल है, स्कैफोल्ड का, टेक्स्ट का, कॉलम का, स्टेटफुल का। तो आप अपनी एप्लीकेशन को बताते हो, फाउंडेशन देते हो कि भाई मटेरियल ऐप की बुनियाद पर मेरी सारी एप्लीकेशन बने। ये एक बेस फाउंडेशन है। ठीक हो गया। तो अब जो है इसको आप कोई और क्लास बिलफर्ज में यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, ये मैं बिलफर्ज स्टेटफुल विजेट की क्लास बना लेता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ डैशबोर्ड क्लास। डैशबोर्ड BOARD एक्सटेंड करेगी ये किसे? स्टेटफुल को। और इसकी एक क्लास ये बनेगी, फिर नीचे एक क्लास बनेगी। स्टेटफुल की मल्टीपल क्लासेस बनती है, एक इसकी एक क्लास ये बनेगी, दूसरी क्लास ये बनेगी। जो पहली क्लास है वो स्टेट को क्रिएट करने के लिए बनती है, स्टेट को क्रिएट करने के लिए और आर्गुमेंट्स फेच करने के लिए पिछली क्लास से अगर कोई हो तो। पहली क्लास इस मकसद के लिए बनती है और जो दूसरी क्लास होती है वो बिल्कुल स्टेटलेस की तरह आपकी जो है वो विजेट को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सही है। जो आपका बिल्ड मेथड होता है वो आपके स्टेटफुल की दूसरी क्लास में मौजूद होता है और इसका नाम मोस्टली जो है ना वो अंडरस्कोर के साथ डैशबोर्ड और कुछ आगे इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है। आप जैसे ही STFUL लिखेंगे तो स्टेटफुल विजेट का वो बना बनाया पूरा टेम्पलेट आ जाता है। एंटर प्रेस करेंगे और स्टेटफुल विजेट की जो बनी बनाई दो क्लासेस हैं वो आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाएगी। तो ये आपका बकायदा तौर पर डैशबोर्ड की स्टेटफुल क्लास बन जाएगी जिसका हवाला आपने कहाँ दिया होगा? होम में। पिछली माई होम की क्लास में मटेरियल ऐप के होम प्रॉपर्टी को आपने डैशबोर्ड का हवाला दिया होगा। ये सारा कुछ बताने का मकसद यह है कि कई बच्चे अभी भी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल फ्लो चल कैसे रहा है। तो फ्लो इंतहाई सिंपल है आपके सामने कि आपने मेन फंक्शन लिखा, उसके अंदर आपने पहले विजेट का हवाला दिया, उस पहले विजेट के अंदर आपने बताया कि मेरी जो एप्लीकेशन की फाउंडेशन है वो मटेरियल ऐप है। अब आप इससे अगली जितने भी क्लासेस बनाओगे उसके अंदर मटेरियल ऐप के सारे विजेट्स इस्तेमाल हो सकेंगे और मटेरियल ऐप के बहुत सारे विजेट्स हैं जिनमें स्टैक, कॉलम, रो, कंटेनर, साइज बॉक्स, लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू, ये सारे विजेट्स हैं जो कि आप मटेरियल ऐप के फिर आगे सारे इस्तेमाल कर सकोगे। सही है। तो कुछ सीनियर्स बैठे हुए उनको पता है कि हम जब स्टेट मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं, गेटएक्स को यूज करते हो तो हम मटेरियल ऐप की जगह गेट मटेरियल ऐप यूज करते हैं। तो ये मटेरियल ऐप पर जैसे आप जाएंगे तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा? डैशबोर्ड की क्लास रिटर्न करेगा। और डैशबोर्ड की क्लास में वो जाकर अगर आपने यहाँ से कोई डेटा पास किया हुआ है तो वो सीधा यहाँ पर ले जाएगा। अगर आप डेटा कोई पास नहीं किया हुआ तो खाली सीधा यहाँ पर चला जाएगा।
यहाँ पर जाकर इसके अंदर यहाँ पर एक क्रिएट स्टेट की लाइन लिखी हुई होगी, आप जाकर देखिएगा आपकी पहली क्लास के अंदर बकाया तौर पर एक क्रिएट स्टेट की लाइन लिखी हुई होगी जो कि आपकी इस दूसरी क्लास को रन करेगा। और दूसरी क्लास के अंदर भी स्टेटलेस विजेट की तरह एक बिल्ड फंक्शन मौजूद है जो कि रन होगा इनिट स्टेट के मेथड को रन करने के बाद। लेट मी रिपीट दैट अगेन। जैसे ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पर जाएगा तो हर विजेट का लाइफ साइकिल होता है, मैंने बात शुरू की थी, हर विजेट का लाइफ साइकिल होता है। तो स्टेटफुल विजेट का लाइफ साइकिल क्या है? पहले आपका क्रिएट स्टेट का मेथड रन होगा, फिर आपका इनिट स्टेट का मेथड रन होगा। अभी इसके अंदर 2-3 मेथड और है जो इसके दरमियान में एक डिड चेंज डिपेंडेंसीज का मेथड है वो भी रन होता है। फिर एक और मेथड है वो अलोंग विद द बिल्ड मेथड रन होता है। फिर आपका जाकर ये जो है ना बिल्ड मेथड रन होता है जिसकी रिटर्न टाइप क्या होती है हर हाल में? विजेट। और ये अपने साथ कॉन्टेक्स्ट लेता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ताकि आप बच्चों को टोटली समझ आ जाए और हम इस क्लास को वाइंड अप करें। तो ये जो बिल्ड फंक्शन है ये आपका बिल्फर्स रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? लेट्स से बिलाल ही लिखा हुआ। इसको मैं बंद कर रहा हूं। तो अब इसको हम थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। लाइट आ गई, पंखा चला लो। सही है। तो ये डैशबोर्ड के अंदर पहले इनिट स्टेट का मेथड रन होगा, फिर एक और मेथड होता है डिस्पोज का मेथड सबसे आखिर में रन होता है। ये पूरा विजेट का लाइफ साइकिल है, स्टेटफुल का लाइफ साइकिल है। पहला जो मेथड रन होगा वो इनिट स्टेट का मेथड रन होगा, फिर एक और मेथड होता है डिड चेंज डिपेंडेंसीज या एक और मेथड होता है मेरे माइंड में भी नहीं है, वो मेथड रन होगा। फिर आपका बिल्ड मेथड रन होगा, उसके बाद आपका डिस्पोज मेथड। ये आपकी स्टेटफुल विजेट का लाइफ साइकिल है। लाइक अगर आप चाहते हो कि जैसे ही मैं डैशबोर्ड की स्क्रीन पर आऊं ना तो बगैर किसी बटन को प्रेस किए मेरी स्क्रीन के ऊपर आए वेलकम, तो बगैर कोई बटन प्रेस किए हुए जो वेलकम कहलवाने का फंक्शन होगा उसका हवाला आप कहाँ दोगे? इनिट स्टेट के अंदर। वो स्प्लैश स्क्रीन यहाँ आ गई ना, वो पीछे आ गई। अब आप सीधे जा रहे हो डैशबोर्ड स्क्रीन, या आप किसी और स्क्रीन प्रोफाइल स्क्रीन पर जाना चाहते हो, आप लेट्स से प्रोफाइल स्क्रीन पर जाते हो और आप प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर जाते ही आप चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर नजर आए कि हेलो, ठीक है? तो आप प्रोफाइल स्क्रीन आपको स्टेटफुल बनानी पड़ेगी क्योंकि स्टेटलेस विजेट के लाइफ साइकिल में इनिट स्टेट का मेथड नहीं होता, स्टेटफुल के मेथड में होता है। फिर आप प्रोफाइल स्क्रीन के स्टेटफुल विजेट के इनिट स्टेट के अंदर अपने उस फंक्शन को लिखोगे जिसका काम क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर दिखाना हेलो आसिम। सही है? तो ये डैशबोर्ड की स्क्रीन, जैसे ही आप यहाँ से डैशबोर्ड की स्क्रीन पर आओगे तो पहले क्रिएट स्टेट का मेथड रन होगा, फिर इनिट स्टेट का मेथड रन होगा, फिर डिड चेंज डिपेंडेंसीज का मेथड रन होगा, फिर बिल्ड मेथड रन होगा। बिल्ड मेथड के अंदर जो भी आपने रिटर्न करवाया होगा वो पेंट होकर स्क्रीन पर शो हो जाएगा, और आखिर में डिस्पोज मेथड। डिस्पोज मेथड का क्या काम होता है? वो जो भी गंद आपकी एप्लीकेशन के अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, कोई ऐसे वेरिएबल जो आपने फजूल में क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन के टाइम में फजूल में इस्तेमाल होती है, तो आपका विजेट जो है ना उसको डिस्पोज कर देता है, यानी खत्म करता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस सारे सिनेरियो को अपना जो है ना स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरा इस क्लास में आपको जस्ट बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि आपकी एप्लीकेशन दरअसल शुरू कैसे होती है और कहाँ तक जाती है। अब ये जो टेक्स्ट विजेट है इसने क्या किया? स्क्रीन पर बिलाल शो करवा दिया। इस टेक्स्ट विजेट की जगह आप जो है एक कॉलम इस्तेमाल कर सकते थे, इस जगह यहाँ पर कॉलम इस्तेमाल कर सकते थे, उसके अंदर आप चिल्ड्रन देंगे और चिल्ड्रन के अंदर आप जो है लिस्ट देंगे। एक लिस्ट के अंदर आप जो है ना चाहे तो 10-15 टेक्स्ट विजेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 टेक्स्ट विजेट लिख रहा हूँ बिलाल के, ये एक, और यहाँ पर कॉमा आएगा और यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट विजेट आएगा बिलाल,
ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना कॉलम जो है बंद करूंगा और ये मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ये मेरा कॉलम यहाँ पर बंद हो गया और ये बिल्ड मेथड मेरा जो है ये यहाँ पर इस ब्रैकेट के जरिए खत्म हो गया और कॉलम मेरा चूंकि यहाँ पर खत्म हो रहा है तो कॉलम के छोटे ब्रैकेट के आगे आएगा बकायदा तौर पर सेमी कॉलम और यहाँ पर आपका बिल्ड मेथड खत्म होगा और यहाँ पर इस ब्रैकेट से आपकी ये वाली क्लास डैशबोर्ड की क्लास खत्म होगी। और जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ एक बिलाल नहीं, यहाँ पर दो बिलाल। अब आप कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये सारे विजेट्स को यूज करके अपनी एप्लीकेशन को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो एडिटिंग पेंटिंग आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली फ्लो ये चलता है। अब इस पॉइंट पर आपका विजेट ट्री क्या बना है? बेसिकली विजेट ट्री आपका बना है, सबसे पहला विजेट था आपका बाई होम विजेट, बाई होम विजेट। अब मैं इस चीज को सबको खत्म कर दूंगा क्योंकि ये चीजें मैं भूल जाएंगी, तो मैं यहीं पर ही बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बनाने के लिए मैं ऊपर वाली चीजें थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। मैं अब आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट ये जो आप जगह जगह देखते हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पर मेरा काम होगा आपको बताना कि दरअसल कॉन्टेक्स्ट भला क्या है। सबसे पहला रूट विजेट हमारा कौन सा है? माय होम, ये आपका रूट विजेट है। माय होम से आप कौन से विजेट में जा रहे हो? क्या डैशबोर्ड पर जा रहे हो? अब आपकी एप्लीकेशन यानी कहाँ खड़ी थी? पहले यहाँ खड़ी थी, फिर आपकी एप्लीकेशन कहाँ चलेगी? माय डैशबोर्ड। तो अब आपका कॉन्टेक्स्ट कहाँ खड़ा है? ये यहाँ। अब अगर आप नेविगेटर, एक वो क्लास होती है जिसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट के जरिए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हो, सीनियर जहाँ बैठे हो उनको इस चीज का पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट दरअसल आपको विजेट ट्री में इस वक्त आप खड़े किस जगह पर हो कि वो बता। लाइक अगर आप इधर से आपने होम स्क्रीन पर गए, फिर डैशबोर्ड स्क्रीन पर गए, फिर आप प्रोफाइल स्क्रीन पर गए, प्रोफाइल स्क्रीन से फिर आप आगे जो है वो सेटिंग स्क्रीन पर चले गए, तो अभी जो सेटिंग्स पर खड़े हो ना, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स पर खड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि मैं पीछे से प्रोफाइल स्क्रीन से आया था, फिर मैं पीछे से डैशबोर्ड स्क्रीन से आया था, फिर मैं पीछे से होम स्क्रीन से आया। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं आया कहाँ से था और मैंने वापस जाना कहाँ। ये आपको बताता है, कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि आप ये कितनी जगह, जब आप बैक का बटन प्रेस करते हो उसे पता कैसे चलता है कि मुझे उसी स्क्रीन पर वापस जाना है। आप होम स्क्रीन से डैशबोर्ड पर गए, डैशबोर्ड पर आपने बैक का बटन प्रेस किया, उसे तो एप्लीकेशन बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो दोबारा आपको डैशबोर्ड पर क्यों, सॉरी होम स्क्रीन पर क्यों ले जाता है? लेकिन जब आप होम स्क्रीन पर जाकर बैक का बटन प्रेस करते हो क्या होता है? एप्लीकेशन बंद हो जाती है, क्योंकि उससे पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट जो था ना वो उसके पास अवेलेबल ही नहीं था, वो पीछे फिर एप्लीकेशन बंद कर देता है। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हुई थी तो माय होम स्क्रीन से हुई थी, फिर जब आप आगे गए हो तो डैशबोर्ड स्क्रीन पर तो कॉन्टेक्स्ट आप आगे ले गए हो एज ए पैरामीटर, सिक्योरिटी गार्ड को, अगले सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा दिया। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है जो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। इधर से आपने कॉन्टेक्स्ट एज एन आर्गुमेंट दिया, अगली क्लास को पैरामीटर के तौर पे पकड़ा दिया, फिर अगली क्लास उसको कॉन्टेक्स्ट को लेती है और एप्लीकेशन को पता चल जाता है कि इस वक्त मैं डैशबोर्ड स्क्रीन पर खड़ी हूँ और अगर मुझे वापस जाना है तो मैं पीछे होम स्क्रीन पर जाऊँ। अब अगर आपने वही कॉन्टेक्स्ट आगे सेटिंग स्क्रीन को पकड़ा दिया तो एप्लीकेशन को पता है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने वापस डैशबोर्ड स्क्रीन पर जाना, फिर मैंने वापस होम स्क्रीन पर जाना। सो कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट you can define it as, this tells you the position of your widget in the widget tree. Context आपको आपके widget tree के अंदर आपकी position बताती है। Context आपको आपकी widget tree में आपके application की position बताता है।
अगर आपके इंटरव्यू में कोई आपसे सवाल पूछे व्हाट इज बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, सो यू विल सिंपली रिप्लाई दैट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली टेल्स यू द पोजीशन ऑफ योर विजेट अंडर द विजेट ट्री। विजेट ट्री के अंदर आपकी पोजीशन क्या है, और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट आप ना भेजें, ऐसे इधर उधर मूव हो जाए तो आप भटक जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से आई थी और मुझे अपने यूजर को वापस कहाँ पर लेकर जाऊँ। समझ आइए? लाइक अगर आप आए हो प्रोफाइल स्क्रीन से, अब आप सेटिंग स्क्रीन पर आ गए, आप बैक का बटन प्रेस करो और आप चले जाओ होम स्क्रीन पर, आपको परेशानी होगी ना कि यार मैं तो यही सोच रहा था कि मैं प्रोफाइल स्क्रीन से आया हूँ, मैं प्रोफाइल स्क्रीन पर जाऊँ। तो ये तब होगा अगर आपने प्रोफाइल स्क्रीन से सेटिंग स्क्रीन पर जाते हुए होम स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। आपने कॉन्टेक्स्ट किसका पास कर दिया? होम स्क्रीन का। आप प्रोफाइल स्क्रीन से सेटिंग स्क्रीन पर जाते हो, आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल स्क्रीन का ना पास किया, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में आप जब बैक का बटन प्रेस करोगे तो आप प्रोफाइल स्क्रीन पर वापस नहीं जाओगे, होम स्क्रीन पर चले। सो कॉन्टेक्स्ट आपको आपकी एप्लीकेशन को ये बताती है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हो और यहाँ से आपने वापस कहाँ जाना। सही है? तो अभी तक ये जो भी आपने बेसिक लफ्ज इस्तेमाल होते देखे हैं एप्लीकेशन के अंदर, फर्स्ट एप्लीकेशन को रन करते हुए, उसके अंदर यही सारी अहम बातें हैं कि रन ऐप का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर आप जो फर्स्ट विजेट बना रहे हैं उसके अंदर आप मटेरियल ऐप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छोटे मोटे सवाल ज़हन के अंदर आते हैं। फिर होम के अंदर आप डैशबोर्ड लिख रहे हैं, फिर ये स्क्रीन आगे कैसे जा रही है, स्टेटफुल विजेट की 2 क्लासेस क्यों है, स्टेटलेस विजेट की 1 क्लास क्यों है। तो ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर इसमें अभी भी किसी बच्चे का कोई बेसिक सवाल है जो समझ में ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ। मजीद ये कि ये सारी क्लासेस हैं, जो क्लासेस मैंने आपको बनाकर दिखाई थी डार्ट के अंदर, ये सारी वही क्लासेस हैं। ये वो क्लासेस हैं जो आप बना रहे हो, और ये मटेरियल ऐप भी ज़ाते खुद एक क्लास है जो गूगल डेवलपर ने बनाई हुई है। और ये जो आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास का कार का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कार का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका आपने नाम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल इसी तरह नहीं करते कार नेम आगे वैल्यू, ऐसे ही करते हो ना, कार नेम वैल्यू या कार टायर्स 4, ये बिल्कुल वही चीज है कि आप बेसिकली गूगल डेवलपर्स की बनाई हुई क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, उन ऑब्जेक्ट्स को आप उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके डब्बों को वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। मैंने बातें कर दी हैं, इन बातों को ज़हन में रखोगे और दोबारा से जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपके जहन के कुछ थोड़े बहुत भी अड़े हुए कंसेप्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, आपको चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद क्लियर होंगी। लेकिन जब तक ये अच्छे से क्लियर नहीं होंगी आप एक बेहतरीन डेवलपर नहीं बन सकते, आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, आप बेहतरीन डिबगिंग नहीं कर सकते। डिबगिंग इज द एसेट फॉर अ डेवलपर। अगर आपको डिबगिंग नहीं करना आती, यानी कीड़े मकोड़े नहीं निकालने आते अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से, कोई कीड़ा फंस जाता है और आपकी एप्लीकेशन मतलब रन भी नहीं हो रही, तो उसकी रीजन क्या होगी कि आपकी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो फिर आपकी डिबगिंग टफ हो जाती है। जब डिबगिंग टफ होती है तो डेवलपर को सारी रात नींद नहीं आती। हुआ ऐसा? आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ हम लोगों के साथ क्योंकि आपको मैं मिला हूं। मुझे पता है, मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैं स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप डिफरेंट डेवलपर्स की मदद लेते हो। तो बिगिनियर से इंटरमीडिएट लेवल पर आना बहुत ज़्यादा टफ हो गया। लोग कहते हैं कि यार ये तो छोटी छोटी चीज़ें, ये तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन साल पूरा बाज़ लग जाता है इन छोटी बारीकियों को समझने के लिए। और जब ये बारीकियाँ समझ में ना हो तो आप छोटे छोटे मसलों में फंसे अड़े रहते हैं और उसका बराह रास्त असर आपकी क्रिएटिविटी पर। हमारा असल मकसद क्या है? क्रिएटिंग ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस that run seamlessly, applications that are efficient, applications that are user friendly, that attracts the user, a large number of users. For the sake of what? Answer is simple, that yes, we want to create value in the life of people. एक तो हम अपनी एप्लीकेशंस के जरिए लोगों की जिंदगियों में कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली ला सकते हैं। लोग जो है वो समझे कि नकासी का निज़ाम बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो
जिसके अंदर निकासी के निज़ाम यानी ड्रेनेज सिस्टम यानी ये प्लेन मुराद के अंदर खाने शाले बने हुए हैं और जनाब मेट्रो का सिस्टम बराह रास्त खानों से उधर जाते हुए नजर आ रहा है, तो उस एप्लीकेशन के जरिए क्या हो, लोगों को समझ आए कि भाई इसके जरिए इसकी वजह से बड़ी बीमारियां फैलती हैं, लोगों के मसले फैलते हैं, लोगों का कद नहीं बढ़ता, लोगों की सेहतों में वो बात नहीं आती। आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जिसके जरिए बाकायदा तौर पर उनके अंदर ये शऊर पैदा होता है, सही है। और फिर या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना देते हो कि उससे एक टीएमए वाले टीएमए तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी में बैठा हुआ उसे पता चल जाए कि भजन पीर मुराद का फलां स्पेसिफिक एरिया वहाँ का गटर है खुल गया है, ठीक है जी। और अब हर तरफ जो है ना वो लोगों के गुनाह पड़े हुए हैं सही है। तो आप इस तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट करो। तो हमारा तो एक मकसद वाज़ेह है पहला कि हम ऐसी एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि जिसके जरिए लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, और दूसरा मकसद हमारा वाज़ेह है कि वी वांट टू स्टेबलाइज आवरसेल्फ एज ए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कि मुआशी लिहाज से हम अपने आप को बेहतर करें, हम एप्लीकेशन बनाएं, एक तो लोगों को भी फायदा पहुंचाएं, साथ साथ पैसे, सही है। तो ये मकसद वाज़ेह है और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपके पास अच्छी स्किल, अच्छा नॉलेज, टूटा फूटा नॉलेज नहीं, वो वाला नॉलेज नहीं कि भाई मैं तो जनाब 1100 में से 1200 नंबर लूंगा और पेपरों के लिए बैठना कब है जब 2 महीने रह गए, उसके बाद ना सज्जे ना खपे, किसी का पता नहीं, और फिर भी नंबर कितने आते हैं 720 ऐसे नहीं होता। आपको हर दिन बड़े ही डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा कर अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, और जब आप स्लो एंड स्टेडी चलते हैं तो आपकी स्किल्स सही मानों में डेवलप होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप मार्क ज़करबर्ग की तरह, जेफ बेजोस की तरह, एलन मस्क की तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाते हैं। ये जो जेफ बेजोस है जिसने अमेज़न बनाई थी, जिसने सिंपली एक एप्लीकेशन बनाई थी और उसने अपनी उस एप्लीकेशन को मतलब मैनी टाइम्स उसने उस चीज को बदल बदल कर मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज किया। आइडिया चलाया नहीं चला, चेंज किया, आइडिया चलाया नहीं चला, चेंज। तो इस तरह से करके जाकर आपकी चीजें डेवलप होती है, फिर जो जाकर मार्केट का हिस्सा बनती है और आपका जो है ना असर सकता है। तो ये एक बुनियादी सा ढांचा था फ्लटर एप्लीकेशन का, कैसे बनाई जाती है, क्या मकसद है, थोड़ा सा मैंने आपको डिफाइन किया। किसी बच्चे के जहन में कोई अच्छा सवाल हो, जहन वाले सवाल ना हो, तो मैं आपसे जी पूछो। ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ आप खुद बनाते हो, कुछ आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं उनकी मदद से आप अपने विजेट्स बना लेते हैं। जैसे आपको एक पूरा पेज का विजेट बनाना है जिसके ऊपर मेरी तस्वीर शो, मतलब आपने बिलाल सईद का एक विजेट बनाना है। अब आप एप्लीकेशन में जहाँ पर भी बिलाल सईद का विजेट इस्तेमाल करो तो मेरी तस्वीर आपको वहाँ पर नजर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्ट इन विजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें image.asset है, जिसमें आप कंटेनर का भी इस्तेमाल करोगे। तो ये 2 विजेट्स की मदद करते हुए आप जो है एक विजेट बनाओगे बिलाल सईद का, जो या स्टेटलेस होगा, स्टेटफुल होगा, और मेरी नज़र में वो स्टेटलेस होगा, क्योंकि उसको आपने कोई भी क्लिक के ऊपर बदलना नहीं है कि भाई मैं क्लिक करूँ तो बिलाल सईद गुम हो जाए, फिर क्लिक कर बिलाल सईद गुम हो जाए। ये काम आपने नहीं करना, वो सिंपल ही आपने रखना है। तो आप उसको क्या बना दोगे, स्टेटलेस विजेट बनाओगे, और उसको बनाने के लिए आपको बिल्ट इन विजेट्स का इस्तेमाल करोगे, जो कि फ्लटर के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। तो दैट्स इट। मेरे लिए तो कोई सवाल? सीनियर तो सारी समझ आ गई, फिर मैं सवाल करूं? नहीं, वो देखिए 30 ये सवाल थोड़ा इससे बाहर है। हाँ पूछो। लेकिन अगर हम एक बार वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, उसको अगर हम अपलोड करते हैं, तो उसके बाद उसमें किस तरह कर सकते हैं? ठीक है भैया। अच्छा उसके बाद उसमें चेंजेस किस तरह करते हैं? बेटा इसका जवाब आपको तब समझ आएगा जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे और आप उसको किसी भी सर्वर के ऊपर अपलोड करोगे, फिर आपको खुद ही समझ आएगी कि मैंने इस पर चेंजेस कैसे करने। आप सिंपली उस एप्लीकेशन की फाइल्स को रिप्लेस कर दो। जो आपकी नई एप्लीकेशन है उसको आप बिल्ड करोगे और पिछली पड़ी हुई एप्लीकेशन के साथ रिप्लेस करोगे, वो अपडेट हो जाएगी। जब हो यार रिस्पॉन्स थे सर को पूछो। नहीं सर मुझे पूछा नहीं है, चार क्या मतलब और कोई सवाल?
ताकि इसके अलावा जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, हमारा तो फ्लटर है ना, वो जो दूसरे कोडर करते हैं पे भी ऐसे ही कोड होता है सेम हमारे जैसा। थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है, बाकी मोस्टली काम यही होता है। क्या आपने पेंट कैसे करना स्क्रीन के ऊपर, स्टेट कैसे चेंज करनी है, आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, MVC MVVM ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, ये भी आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो मोस्टली जो है ना यही पैटर्न्स यूज होते हैं और उसका आपको सिंटैक्स समझना है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, आपने C++ पढ़ी, C++ में डार्ट में कुछ फर्क है, जैसा जो और लैंग्वेजेस हैं तो वो थोड़े से मेजर बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जब आप ये फ्लटर सीख जाओगे इंशाल्लाह, फिर आप जैसे जैसे मज़ीद टेक्नोलॉजीज आएंगी, दुनिया एडवांस हो रही है, तो ये है कि ये सीखने के बाद आपको किसी भी नई टेक्नोलॉजी जिसका ज़्यादा स्कोप है, जिसमें ज़्यादा अर्निंग है, आप उसको अब आसानी सीख सकते। ये पहला स्टेप भी टफ होता है जिस पर मैं आपको बहुत चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे ये चीज़ें आसान। स्टेट पर में पहली क्लास क्या करनी है? पहली क्लास एक तो पिछली क्लास से वैल्यूज लेती है, ठीक है। वेरिएबल जैसे खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, आप इसी पहली क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, जैसे स्ट्रिंग नेम, और फिर पिछली क्लास से आप इस क्लास को नाम भेजो एक, और फिर इस क्लास में आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक चीज। और दूसरी चीज, आप इसके जो स्टेट क्रिएशन होती है वो इसके थ्रू। जैसे हम रन करें एप्लीकेशन और इधर प्रिंट कुछ भी नहीं देते हैं, तो सबसे पहले कंसोल में वो चीज हो इनिट स्टेट के थ्रू, स्टेटफुल मेथड के इनिट स्टेट के थ्रू, ठीक है बेटा।